व्युत्पत्ति में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं गॉसीय पृष्ठ की और गॉस थ्योरम की कुछ विशेषताओं की। तो अपनी इस सीरीज में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो जुड़े रहे। आज के लेक्चर में मिलने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो और आपका कोर्स का फ्लो दोनों ही मेंटेन रहे आपके साथ, ठीक है। क्योंकि कोर्स को समय पे करना, उसके बाद उसका रिवीजन करना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। तो गॉसीय पृष्ठ के अभिलाक्षण गुण, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, और तथा गॉस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। चलिए, सबसे पहली बात जो यहां पर हमें दे रखी है वो ये दिया है कि गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यह है कि आप चाहे, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक गॉसियन सरफेस मैंने ये ले ली, ठीक है, और एक गॉसियन सरफेस जो मैं ले रहा हूं वो आपका मैंने एक क्यूब ले लिया। दोनों ही क्लोज सरफेस है। दोनों कैसी है बेटा, ध्यान से सोचिएगा, क्लोज सरफेस है। तो दोनों में से निकलने वाला फ्लक्स, अगर दोनों में मैं चार्ज केवल क्यू रख रहा हूं, यहां पे मान लेते हैं सेंटर पे इसके क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसके सेंटर पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों केसेस में निकलने वाला फ्लक्स फाई और फाई दोनों इक्वल होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि गॉसियन सरफेस किस नेचर की है, यानी कि गॉसीय पृष्ठ किस आकृति का है। फाई 1 कह दें इसे, वैसे फाई 2 कह दें, तो फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। मतलब कि आपके जो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है उसका इस बात से निर्भर नहीं करता कि वो कहां रखा है। पॉइंट को समझिएगा, यानी कि अगर मैं क्यू चार्ज यहां से हटा के यहां लगा दूं तब भी फ्लक्स इतना ही निकलेगा। इस वाले केस में भी ये क्यू चार्ज हटा के यहां लगा दूं तब भी फ्लक्स इतना ही निकलेगा। यानी कि जो फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ निकला है, ये आपके डिपेंड नहीं करता कि चार्ज की पोजीशन कहां है, या फिर मोर देन वन चार्जेस होते हैं तो कौन सा चार्ज कहां है, इस बात से डिपेंड नहीं है फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट यह है कि गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसीय पृष्ठ के अंदर तथा बाहर सभी आवेशों के कारण होती है। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर पे एक Q1 चार्ज रखा है और यहां पर जो है आपका एक Q2 चार्ज रखा है, ठीक है। तो इस बात से हमें यह कहा गया है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहां पे लिखा है गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसीय पृष्ठ के अंदर और गॉसीय पृष्ठ के बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होती है। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे हम, इसके प्लस इसके दोनों की वजह से देखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले Q1 की वजह से निकाल लेते हैं, फिर Q2 की वजह से निकाल लेते हैं, तब हमें पता चलती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब ये बात मैंने आपको पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स जब बताया था, सिखाया था, तब बताई भी थी। किसी बंद पृष्ठ में आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक, यानी कि फ्लक्स अगर बंद पृष्ठ के अंदर आ रहा है, फ्लक्स अंदर की तरफ है, फील्ड लाइंस, तो हम इसे कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और बाहर जाने वाले फ्लक्स को धनात्मक माना जाता है, यानी कि अगर ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं तो कैसा मानेंगे हम इसे, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। बेसिक बात है यहां पर, किसी गॉसीय पृष्ठ में फाई का 0 होने का अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखिए, जैसे कि अपने पास एक गॉसियन सरफेस है बच्चों, इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया,
डाइपोल आपका जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। तो इस डाइपोल की वजह से अगर मैं पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं वो नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है पॉइंट ए पर अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूं तो वो जीरो आएगा। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है कि जितनी पॉजिटिव लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है। इसकी वजह से जो आपका फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, वो टोटल फ्लक्स जीरो होगा। पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, ठीक, इस बात को। लेकिन अगर ई जीरो है, अगर आपका ई जीरो है तो निश्चित तौर पर ई जीरो होने पर मतलब यह है कि फाई भी जीरो होगा। इसका उल्टा सिद्ध नहीं है, इसका उल्टा कन्वर्स आपका परफेक्ट नहीं है, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर ई इज इक्वल टू जीरो है तो जो आपका फाई है वो जीरो होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं बच्चों। यदि एक बंद वस्तु कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, मतलब क्या है यहां पर कि इस बंद वस्तु के अंदर, यानी कि हम क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है। अब यह वैद्युत क्षेत्र में रखा है। अब वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा हो सकता है, एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो इससे संबद्ध कुल फ्लक्स शून्य होगा। बिल्कुल बात सही है, होगा नहीं होगा। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं बेटा ये कोई अपनी क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का मान शून्य है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में अब मान लेते हैं ये फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंट्री कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका कुल इनवर्ड फ्लक्स, यानी कि कुल जो फ्लक्स पृष्ठ के अंदर आ रहा है वो बराबर हो गया कुल आउटवर्ड फ्लक्स के। तो कुल फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। अब ये एक जो पॉइंट है ना आगे का बेटा, ये वाला बंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है, ध्यान से समझना। बंद सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश की स्थिति प्रत्येक आदेवाक से संबद्ध फ्लक्स इतना होगा। ठीक, अब मतलब क्या है, एक आपके पास क्लोज्ड सरफेस है, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये एक एकदम अपना स्फेयर है। ठीक है, कंप्लीट क्या है बेटा, ये एक स्फेयर है। इस तरीके से ये कंप्लीट स्फेयर है, इसके सेंटर पे जो है ना एक क्यू चार्ज रखा है। तो क्या ये बंद सममित वस्तु के केंद्र पे रखा है, यानी कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसके दोनों तरफ, इधर देखो इधर भी एक जैसा, इधर देखो एक जैसा, तो उस जैसा है क्या, तो उसके सेंटर पे रखा है। अब ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये फर्स्ट हाफ पार्ट जो है ना, और ये कह दिया मैंने सेकेंड हाफ पार्ट है जो, तो फर्स्ट हाफ पार्ट से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझना, वो टोटल फ्लक्स का आधा होगा। क्यों होगा, आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, तो इस बात को देख लेते हैं कि क्यों होना चाहिए। देखो बेटा, आधी लाइंस तो आपकी इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऐसे निकल रही होंगी, तो आधा फ्लक्स तो ऊपर निकल रहा है ना, और आधा फ्लक्स बेटा आपका ये नीचे निकल रहा है। आधा फ्लक्स तो आपका ऊपर निकल रहा है, आधा फ्लक्स आपका नीचे निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट हाफ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइव 1 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बेटा मानू सिलेंडर है, सिलेंडर के सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित केंद्र पर एक चार्ज रखा है, तो ऊपर वाली पूरे सिलेंडर, हाफ सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स का मान Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसी तरीके से सममित बंद वस्तु यानी कि क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, जिसके केंद्र पर विद्युत आवेश है,
के n समान फलकों में प्रत्येक फलक से संबद्ध फ्लक्स का मान इतना होगा। उदाहरण के लिए समझते हैं कि क्या बात यहां पर कहना चाहते हैं। तो जैसे कि बेटा अपने पास एक क्यूब है, क्यूब समझते हैं ना आप लोग, घन जिसे बोलते हैं। क्या है, अपने पास एक घन है, मैं बना देता हूं, ये इस तरीके से घन है, एक समान है, परफेक्ट क्यूब है एकदम, जिसकी हर एक भुजा की लंबाई a है। हर एक भुजा की लंबाई बेटा कितनी है, a है। अब इसमें क्या रखा है, इसके केंद्र पर एक आवेश q रख दिया गया है। तो अब केंद्र पे रखा है, यानी कि सममित केंद्र पे रखा है, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उस पे रखा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसके एक घन के कितने फलक होते हैं, भाई 6 फलक होते हैं। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये, 4 5 और ये फ्रंट वाला जो है वो हो गया आपका 6। ये जो फ्रंट वाला होगा वो 6 हो गया, कुल मिला के 6। तो भाई टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा इस पूरे क्यूब से, इस पूरे घन से, वो निकल रहा होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक जो आपका इसका कहें सतह है, एक सरफेस है, एक फलक है, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसका मान हो जाएगा। देखो 6 सरफेस से कितना निकल रहा है बेटा, 6 सरफेस से निकल रहा है आपका यहां पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 सरफेस से कितना निकलेगा, 1 सरफेस से निकल जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट हमारे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आएंगी जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यही बात यहां पे लिखा है कि सममित बंद वस्तु जिसके केंद्र पर बिंदु आवेश है कि n समान फलकों से यानी कि सरफेसेस से के में प्रत्येक फलक से संबद्ध फ्लक्स फाई ई यानी कि टोटल जो फ्लक्स निकल रहा है भाई n होगा, दैट इज Q बाई n एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अपने पास बेटा एक सवाल है। सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। यदि एक बिंदु आवेश Q घन के केंद्र पर स्थित है तो निम्न में से फ्लक्स क्या होगा। तो अगर यहाँ पे सेंटर पे आपका चार्ज रखा है तो घन से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो गॉस थ्योरम से क्या हम लिख सकते हैं, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब घन के प्रत्येक फलक के साथ, तो देखिए कितने फलक यानी कि सरफेसेस है, 6 फलक है। तो आपके एक फलक से, तो 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 6 फलकों से निकलने वाला कुल फ्लक्स बेटा कितना हुआ, ये हो गया आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से निकलने वाला कितना हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर हो गया, पहले भी सॉल्व कर चुके थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अब ये एक जो है अच्छा है, ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र मैं अभी बना दूंगा। इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और अल्फा की वैल्यू इतनी है, तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें ये देखना है फ्लक्स फाई ई की वैल्यू क्या है। अब मैं चित्र भी बना देता हूं इसका। तो देखिए चित्र आ गया होगा आपके पास। तो ये देखिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है भाई, ये AIPMT में सवाल पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करते हुए चल रहे हैं कुछ। तो ये कह रहे हैं कि भाई घन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई, यानी कि यहां पर जो सवाल है, सवाल इस बात का है कि टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू। तो देखो ये वाला जो आपका है ना, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। क्योंकि आपका EY और EZ दोनों ही 0 हैं, तो केवल किससे मतलब होगा, EX से। तो यहां पर ये पॉइंट समझने का है। अब बेटा EX की वैल्यू आपके 0 कॉमा है पहले वाली सरफेस के लिए, भाई x की वैल्यू कितनी है पहली वाली सरफेस के लिए, A। तो यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की तरफ आ रही है या फिर फ्लक्स जो अंदर की तरफ आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की तरफ आ रही है, ये हो गई अल्फा और ये हो गया आपका A रेज टू द पावर 1/2। अल्फा की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। अब फ्लक्स की इनकमिंग फ्लक्स है तो डेफिनेटली निगेटिव आना चाहिए। तो आपका जो हो जाएगा अल्फा A रेज टू द पावर 1/2 इंटू A
स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर? देखो ये आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर के एक सरफेस का सरफेस एरिया यानी कि आपके घन का जो एक सतह है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। यहां पर ए स्क्वायर लिख लिया। तो देखो ये नेगेटिव साइन क्यों है? ये फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो cos 180 -1 है। ठीक है, यहां पर अपना आ गया अल्फा ए रेज टू द पावर 5/2, ये इनकमिंग है। तो आउटगोइंग फ्लक्स कितना हो गया? देखो भाई, ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी हमें जो बाहर की तरफ है। अब जो पृष्ठ है जिससे फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है वो आपका कितनी डिस्टेंस पे? देखो ध्यान से देखना बेटा, ये स्टेप बहुत ध्यान से समझ ला। ये आपका ए है, ये ए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2a, 0। तो ये 2a पे है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ई अल्फा एक्स रेज टू दी पावर 1/2 से चल रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा 2a रेज टू दी पावर 1/2। तो इस चीज का हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ निकल रही है अल्फा 2a रेज टू द पावर 1/2, और फ्लक्स कितना हो जाएगा? आउटगोइंग फ्लक्स अल्फा 2a रेज टू द पावर 1/2 स्क्वायर, यानी कि √2 अल्फा a रेज टू द पावर 5/2। ये हो गया आपका। तो नेट फ्लक्स हमें देखना है, तो भाई फाइनेट आपका हो जाएगा, आउटगोइंग को प्लस ले लो और इनकमिंग को माइनस ले लो। अल्फा ए रेज टू दी पावर, यहां पर बेटा अल्फा और आएगा, ये अल्फा √2 अल्फा ए रेज टू दी पावर 5/2 और ये हो गया 5/2। तो अल्फा भी कॉमन है और ए रेज टू दी पावर 5/2 भी कॉमन है, और ये हो जाता है √2 माइनस का 1। ठीक बेटे, अब पूछ रहा है कि घन के भीतर आवेश की परिकलित कीजिए, यानी कि अंदर चार्ज कितना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट किया जाए? गॉस का नियम का इस्तेमाल करके। तो गॉस लॉ क्या कहता है भाई? फाइन नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन नेट की वैल्यू पता है, यदि ए 1 हो तो ए की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 रेज टू दी पावर 5/2 यानी कि 1 की घात 5/2 एक ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया? √2 माइनस 1 जो कि कितना हो गया? 4.414 क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात समझे? तो बेटा ये आया था अपना 0.414 इंटू 5 इंटू क्या साथ में था? यहां पर इतना तो सॉल्व कर लिया था, ठीक है, बराबर एक बार देख लेते हैं। ये हो गया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 मान सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। जैसे आप फिर सॉल्व करोगे तो 1.7 कुछ समथिंग आएगी, ठीक है, और 1.67 अप्रोक्सीमेटली आएगी। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, दशमलव जो है आपका 1 के बाद लग जाएगा, 2 के बाद 10 रेज टू द पावर -12, जैसे हम लिख सकते हैं 1.77 10 रेज टू द पावर -11। ये आपके आवेश का मान हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था गॉस के नियम के ऊपर आधारित AIPMT परीक्षा का। अब आइए आगे की चर्चा करते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। कहा है 20 माइक्रोकूलाम आवेश एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाता है तो पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स फाई है। 80 माइक्रोकूलाम आवेश पृष्ठ के अंदर और जोड़ा जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए अभी फ्लक्स कितना है? 20 माइक्रोकूलाम बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फाई है। अब क्या हो गया? फाई न्यू,
जब 80 डाल दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 100, तो जाएगा 100 माइक्रो कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई नया माइनस फाई पुराना। तो फाई नया कितना है 100 माइक्रो कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई पुराना कितना है 20 माइक्रो कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बचा 80 माइक्रो कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसे लिख सकते हो 4 इंटू 20 माइक्रो कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका पुराना वाला फ्लक्स है। तो 4 टाइम्स ऑफ 5, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी बच्चे गॉस लॉ के ऊपर। गॉस लॉ के ऊपर और डिटेल्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और उनके एप्लीकेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसके ऊपर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपनी मेहनत से लगन से सारे सवालों को करते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा और डेली रिवीजन करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।